सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट अब्लिक जेआरएफ के संबंधी एक 20 क्वेश्चन के सेट पे बात करेंगे। ये 20 ही क्वेश्चन नहीं है। 20 क्वेश्चन का मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें किसी भी उसकी संबंधी विशेषताएं हैं या जो भी क्वेश्चन रिलेटिव है पूरा का पूरा आपको बताने की कोशिश किया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 38 होगा, जो कि नेट जेआरएफ साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होता है, सलेट और जो पीएचडी करना चाहते हैं यानी कि अपने इंटरेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा आज के प्रश्न नंबर 1 पे। प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है? कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार की होती है। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे भूगर्भीय आपदाएं हैं, इसमें 2-3 ऑप्शन दे दी जाएंगे सही, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका मौसमी संबंधी है। तो इसमें जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हिमस्खलन इत्यादि जो है भूगर्भीय आपदाएं हैं। दूसरा है मौसमी आपदाएं। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे चक्रपात हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया। ये क्या है? सब मौसमी आपदाएं। इसमें क्या ये 2-3 ऑप्शन सही दे दी जाएंगे, एक ऑप्शन दूसरी भूगर्भीय आपदा का दे दिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। आप भूगर्भीय मौसमी कौन कौन सी हो सकती हैं इसको एक बार आपको कंफर्म करना है, फिर आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह 9 जनवरी 2008 नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, लाभ के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यह इस तरह से नहीं आया है। उसमें 2-3 पॉइंट दे दिए गए हैं। जैसे लाभ का एक दे दिया था पैरा नंबर 101, जबकि 102 में है अनुच्छेद में। तो लाभ के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है। तो इसका आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 है, विधानसभा के चलाने के लिए कितने गणपूर्ति सदस्य होना चाहिए? तो विधानसभा चलाने के लिए 1/10 सदस्य, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब से मनाया गया? तो दोस्तों, यह 5 जून 1972 को मनाया गया था और तब से लगातार मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। प्रश्न नंबर 6 है, अर्थ सम्मेलन कब और कहाँ पर मनाया गया? तो दोस्तों, यह 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में है, वहाँ मनाया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में CGR पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, यह सन 1989 में मद्रास में की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1980 में देहरादून में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शोध प्रबंध लेखन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो गया। उसमें 2 या तो कथन कारण में दे दिएगा या फिर आपके ऑप्शन तौर पे, और आप थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा या थोड़ा सा वो होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन किसी कार्य किसी भी क्षेत्र में आरंभ करने के लिए शोधकर्ता को पहले एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। कहने मतलब जब रिसर्च करता है उससे पहले उसको एक शोध प्रबंध यानी कि शोध मैनेजमेंट करना होता है। तो शोधकर्ता को पहले एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। शोध रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक उत्तम प्रकार का शोध प्रबंध लेखन करना शोधकर्ता के लिए कठिन कार्य माना जाता है। एक शोध प्रबंध लेखन आलोचना, सृजनात्मक एवं चिंतन स्तर का कार्य। तो जिस प्रकार जो जितना अपना शोध प्रबंध अच्छा करेगा उसकी रिसर्च भी उतनी ही अच्छी होगी। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसी का पार्ट है 9 का, लेकिन मैंने इसको अलग से कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं इसी तरह के आते हैं। शोध प्रबंध के बारे में कहीं 2 विशेषताएं, 2 उसके संबंधी बातें लिख दी जाएंगी और आप उसमें आपको जानकारी नहीं होगी तो गलत कर देंगे। तो एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले है प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक। कहना मतलब जिस संबंध में आप शोध कर रहे हैं उसके रिलेटिव ही आपका शीर्षक होना चाहिए। दूसरा है व्याकरण अशुद्धियों का लोप।
आपके शोध प्रबंध में कोई भी किसी भी तरह की व्याकरण अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा है संदर्भ की सावधानीपूर्वक जांच। जो भी शोध संबंधी संदर्भ हैं उनकी आपको सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। शोध प्रबंधक लेखन में मितव्ययता यानी कि शोध प्रबंधक लेखक कम खर्चीला हो। ऐसा नहीं है आपने खर्च बहुत कर दिया और लास्ट में उसका कोई रिजल्ट नहीं। स्पष्ट एवं अच्छी तरह लिखा हुआ सारांश होना चाहिए शोध प्रबंध में। शोध प्रबंध लेखन की भाषा एवं प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन का प्रभाव एक क्रम में होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन में शोध साहित्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शोध प्रबंधन साहित्य ही से रिलेटिव हो, यानी कि उसके साहित्य से ही रिलेटिव हो। शोध प्रबंधन लेखन में शोध विधि, आंकड़ों एवं विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। शोध प्रबंधन लेखक में लेखक प्राथमिक के गौण स्रोतों की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। और 10 से बाद 11वां पॉइंट है, शोध प्रबंधन लेखन में तथ्य एवं विचारों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। कहने मतलब अपने उसमें विचार नहीं होने चाहिए, इसमें शोध प्रबंध लेखन का स्तर गिर जाता है। तो दोस्तों, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे यूजीसी नेट की, आपको इतनी विशेषताएं किसी में एक साथ नहीं मिलेंगी। मैंने दोस्तों सर्विस करते हुए भी फोर्स के अंदर मैंने नेट क्वालिफाई किया पिछले साल, लेकिन मैंने इतना ड्यूटी होने के बावजूद मैंने एक सिस्टम से तैयारी की और मेरे को अच्छी सफलता मिली और अच्छे नंबर के साथ, फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छे नंबर के साथ में पास हुआ। लेकिन उसका मैंने जो तैयारी की, जो सिस्टम बनाया, वो मेरा सक्सेसफुल हुआ और वह आज नोट्स के तौर पे मैं आपको उसको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने शोध से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, शोध का अलग अलग एक पॉइंट बनाए, शोध प्रबंधक का अलग, शोध प्रबंधक विशेषता अलग। जो भी बुक पढ़ी, जो भी पिछले पेपर पढ़े, जिसमें संबंधी जो भी टॉपिक मिला, मैंने उसको उसमें नोट किया और नोट करने के बाद फिर उसको रिवीजन किया और मेरे को अच्छे नंबर मिले। दोस्तों, इस तरह के मेरे पास, मैंने टोटल जब देखा तो इस तरह के सेट मेरे पास बने हैं 102 सेट। 102 में पूरा सिलेबस है, जिसमें 8 यूनिट आपकी पूरी कवर हो जाती हैं, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च हो, कुछ भी हो। लेकिन आपका जो डीआई और साथ साथ आपका पैराग्राफ वाला इसमें कवर नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन मैं पिछली बार देखा 2009 में जो आए, इन सेट से 80% नंबर क्वेश्चन इन्हीं से आए और 1-2 क्वेश्चन ही इधर उधर आया है जो बुक का पूछ लिया। तो दोस्तों, यह है, आपको इस तरह के सेट बहुत ही आपके नेट एग्ज़ाम वो सफलता दिलाने में मदद करेंगे। आप इनको पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इसको पूरे नेट के पेपर को, इनको सेट को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैंने एक ई बुक भी बनाया है और ई बुक को मैंने जो है अमेजन जो किंडले है उस पर पब्लिश किया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। उसका अगर चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। मैं पक्का बता रहा हूँ, आपने अगर 102 सेटों को, हिंदी वालों ने खासकर जो हिंदी के क्या नाम है, हिंदी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ लोगों को ये सेट दिए थे, उनको काफ़ी मेहनत हुआ। उसमें से मैंने 2 या 3 लोगों को दिया, तो उनमें से एक बंदे का तो क्लियर ही हो गया। तो उसने बताया बहुत ही अच्छे सेट्स हैं और बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको अगर इस तरह की तैयारी करनी है, चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य विधानमंडल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानमंडल का वर्णन जो संविधान के अनुच्छेद 168 में दिया गया। प्रश्न 12 है, राज्य विधानमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो राज्य विधानमंडल 2 भागों में बटा है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा क्या है? तो राज्य विधानसभा का वर्णन संविधान के 170 में दिया गया है। विधानसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है। प्रश्न 14 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम कितनी है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 है। लेकिन इसके भी दोस्तों अपवाद है, मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, और इससे कई बार क्वेश्चन आया है इनसे। प्रश्न नंबर 15 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या से कम अपवाद वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका अपवाद 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी 60 से कम संख्या है। 4 राज्यों में, पहला मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है और पांडिचेरी में 30 है। और इन चारों को याद कर लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
प्रश्न नंबर 16 है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है? तो राज्य विधानसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। और प्रश्न नंबर 18 है, राज्य विधानसभा कौन भंग कर सकता है? तो राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल भंग कर सकता है। प्रश्न है 19, राज्य विधानसभा का कार्य क्या है? तो राज्य विधानसभा का कार्य विधेयक पारित कराना है। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर न हो, ये सब जो है ये योग्यताओं में आते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे और देखने के लिए मिल जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी भाषी जो नेट एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और किसी को वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बुक खरीदनी तो खरीद सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी बहुत ही कम पैसों में। थैंक यू, धन्यवाद।